एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11 साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक की में आपको मैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं। इससे पहले देखिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए 1 या 2 वीडियो अपलोड पहले भी किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, तो पहला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिकता के सिद्धांत को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिए नैतिकता के सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार इस पर दिए हुए हैं। पहला है स्वैच्छिक सहभागिता। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है उनकी स्वैच्छिक क्या और उनकी इच्छा से उनकी क्या सहभागिता होनी चाहिए। फिर प्रदत्त की गोपनीयता, प्रतिभागियों से प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अध्ययन परिणाम में भागीदार अध्ययन से प्राप्त परिणामों की सूचना प्रयोजक को देना है यहाँ पर। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं तटस्थता एवं ईमानदारी अध्ययनकर्ता को अध्ययन से प्राप्त परिणाम के प्रति तटस्थ एवं ईमानदार होना चाहिए। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं स्पष्टीकरण कि अध्ययन जैसे समाप्त हो जाए प्रतिभागियों को वे सभी सूचना दे देनी चाहिए जिससे वे अनुसंधान को क्या कर सके, ठीक से समझ सके। और यही क्या होता है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के नैतिकता के सिद्धांत होते हैं। फिर अगला सवाल है हमारा संस्कृतिकरण एवं पर संस्कृतिकरण में क्या अंतर बताना है। तो देखिए संस्कृतिकरण उन सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण का होता है। पर संस्कृतिकरण दूसरा का अर्थ परिसंस्कृतिकरण होता है किसी अन्य संस्कृति की धारणा, विचार तथा व्यवहार को स्वीकार तथा उसे अपनाना। जब व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरी संस्कृति को, भाषा हो, विश्वास को अपनाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर संस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बताइए। तो देखिए इस अवस्था में व्यक्ति को जीविका प्राप्त करना, व्यवसाय का चयन करना तथा जीविका विकसित करना महत्वपूर्ण काम होता है। वैवाहिक जीवन में देखिए प्रवेश करने पर युवा वयस्कों को दूसरे व्यक्तियों की समझना एवं उसके समायोजन स्थापित करना पड़ता है। साथ साथ माता पिता बनने का दवा में संक्रमण होता है और नई भूमिका एवं दायित्व का आरंभ इस अवस्था में होता है। इसे हम लोग प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति को प्रवेश करने पर ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला सवाल हमारा कि वृद्ध अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन को हमें उल्लेख करना है, यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए वृद्ध अवस्था में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन तथा नई भूमिकाओं का समायोजन की आवश्यकता होती है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति जो होता है शक्तिहीनता का अनुभव एवं स्वास्थ्य एवं वित्तीय संपत्तियों की क्षति होना, असुरक्षा एवं निर्भरता को जन्म देता है। यदि यहाँ पर सही नहीं, यदि होगा यहाँ पर यदि व्यावसायिक जीवन में सेवानिवृत्त होना महत्वपूर्ण होता है तो पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वे दुख का अनुभव करते, इन्हें अकेलापन, अवसाद, वित्तीय क्षति से समायोजन स्थापित करना होता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा हाइपोथैलेमस से आप क्या समझते हो। देखिए हाइपोथैलेमस आपको मालूम होगा हमारे थैलेमस के नीचे छोटा एवं अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये तंतु होता है। यह थैलेमस तथा मध्य मस्तिष्क को क्या करता है, हमारा जोड़ता है। इसके द्वारा देखिए हमें भूख प्यास हो गया, काम आदि में संतुलन कायम किया जाता है। इसके द्वारा देखिए क्रोध, भय, प्रेम आदि का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। यह शरीर के भीतर संतुलन भी बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये क्या करता है, समायोजित या फिर सामंजित किया जाता है। फिर अगला सवाल है हमारा संस्कृति का क्या अर्थ होता है। तो देखिए संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान हो, विश्वास हो, कला, नैतिक आधार, कानून, प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं तथा आदतों का क्या होता है, समावेश होता है जो मानव समाज का सदस्य होने के नाते अपनाता है। संस्कृति के संबंध में मैकाइवर एवं पेज का जो ये विचार था कि मूल्यों, जीवन शैलियों, भावनात्मक संबंधों और बौद्धिक साहित्यिक कार्यों का क्षेत्र संस्कृति है। उपरोक्त परिभाषा से सहमत विचार के अंतर्गत समाज के लोगों के विश्वास, आस्था हो, चिंतन हो, धर्म हो, दैनिक जीवनचर्या हो और मूल्य और प्रतिमान तथा साहित्य और कला के योग का संस्कृति का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला सवाल है हमारा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या तात्पर्य और संस्कृति का उन्नत बनाने के उपाय का क्या करना हमें वर्णन करना है। तो देखिए संस्कृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने गत अनुभव को संग्रहित करके उसे वर्तमान चेतना में क्या कर पाते हैं, ला पाते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है
कि उन्नत बनाने के देखिए हमें कुछ उपाय बताए हुए हैं कि पहला यह है कि स्मृति सुधार की बहुत सारी युक्तियां हैं जिन्हें क्या स्मृति सहायक संकेत कहा जाता है, जो इस प्रकार से निम्न प्रकार से बताई गई है कि प्रतिभा के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत होती है। इस प्रकार की जो स्मृति होती है, स्मृति सुधार में याद की जाने वाली सामग्री तथा उसके इर्द गिर्द सुस्पष्ट प्रतिमा की रचना की जाती है। इनमें देखिए दो फेमस विधि, दो प्रमुख विधि है। पहला है मुख्य शब्द विधि। इस विधि में देखिए प्रतिभा विकसित करने में परिचित शब्द से सीखे जाने वाले का संबंध जोड़ा जाता है। जैसे मैट शब्द परिचित होने से बच्चा क्या समझ जाता है, कैट सम, जो मैट शब्द को क्या समझते हैं छोटे बच्चे, वो कैट आसानी से पकड़ लेते हैं या फिर उसे सीख सकते हैं। फिर अगला है हमारा स्थान विधि, मतलब किसी वस्तु को याद करने में उसे संबंधित स्थान से जोड़ के उसकी प्रतिमा मतलब इमेज बनाने से क्या होता है, उसे वो चीज याद रहता है। संगठन के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत जो होता है, संगठन के कार्य आदि याद की जाने वाली सामग्री में एक क्रम क्या होता है, सुनिश्चित करना है। संगठित विशेष की स्मृति तेज होती है। फिर अगला है हमारा खंडन विधि और एक विधि है प्रथम अक्षर तकनीक। तो देखिए यदि किसी विषय को याद करना है तो उसे खंड में बांटकर याद करें, उसे क्रम में सजा दिया जाए तो स्मृति को देखिए उन्नत बनाया जा सकता है। फिर अगला हमारा प्रथम अक्षर तकनीक। इसमें देखिए अक्षर तकनीक को प्रयोग करने के लिए याद किए जाने वाला प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को उसके एक का शब्द का बना लिया जाता है। फिर अगला सवाल हमारा कि स्मरण किसे कहते हैं और स्मरण में सन्निहित प्रक्रियाओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है या फिर हमें बताना है। तो देखिए स्मरण क्या है, एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर लोग करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में स्मरण शक्ति काफी मौजूद होने की बात कही जाती है। इसमें मतलब कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर मेमोरी, कि अगर कोई चीज हमें सीधा बात याद करना किसी के बारे में तो हमारा मेमोरी में तो भी याद कर सकते हैं। तथा कुछ की जो स्मरण शक्ति होती है कमजोर स्मरण शक्ति वाला कहा जाता है। स्मरण क्या एक शक्ति है, पूर्व में मनोवैज्ञानिक ने स्मरण को एक प्रकार की आंतरिक मानसिक शक्ति माना है जिसे अभ्यास द्वारा मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो वो बढ़ सकता है। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा स्मरण को कोई शक्ति नहीं माना गया, बल्कि यह प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन आदि की तरह एक मानसिक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। स्मरण की परिभाषा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि स्मरण वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी गत जो भी अनुभव करता है उसको वर्तमान चेतना में वो ला सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप स्मरण की परिभाषा दे सकते हैं। अगला आपको बोला हुआ है कि स्मरण में सन्निहित प्रक्रिया क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए कुछ प्रक्रिया में बांटी हुई है। पहला यह है कि धारणा करना है, मतलब किसी विशेष वस्तु को अभ्यास के पश्चात धारण किया जाता है जो मस्तिष्क में चिन्ह या फिर संकेत के रूप में हमारे अवस्थित होते हैं। चिन्ह के मिट जाने पर भी जो धारण किया जाता है वो समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा हमारा प्रत्यास्मरण पुनरुत्पादक होता है, यानी प्रत्यास्मरण के बाद पहले याद किए जाने या देखे गए तथ्यों को जैसा कि तैसा उपस्थित किया जाता है एवं स्मरण करने वाले की ओर से कुछ भी फेर कर देता है तो वह धारण को क्या करता है, वो पूर्ण निर्भर कर लेता है। तो ये दो मेथड से क्या कर सकते हैं, स्मरण के सन्निहित दो प्रक्रियाओं का हम लोग वर्णन करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, मैंने आपको क्लास 11 साइकोलॉजी के देखिए 8 टोटल इंपॉर्टेंट सवाल करवा दे। इसके अलावा मैं देखिए आपको जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे द्वारा टर्म 2 के आधार पे आपको बना दूंगा। बाकी आप लोग खुद पूरा सिलेबस, जो आपका सिलेबस है टर्म 2 का सिलेबस, फर्स्ट टर्म में देखिए जो अभी आपको सिलेबस में पूछा गया था उस सवाल को छाट दीजिएगा अपने पाठ्य पुस्तक से, बाकी वो टर्म 2 का सिलेबस रहा और उससे देखिए वो सवाल को चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछा जाएगा तो आप उसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने